नमस्कार स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स आईआईटी जैम 2022 का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है। नोटिफिकेशन पब्लिश हो गया है, तो वो आईआईटी की साइट पे जाके नोटिफिकेशन चेक कर लीजिए। इस नोटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जा रहे हैं वो 30 अगस्त से फॉर्म फिल किए जा रहे हैं और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की वो आपकी 11 अक्टूबर है। और इस नोटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम डेट जो दी गई है वो 13 फरवरी है। इसलिए जैम आईआईटी के एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए हमें पूरे के पूरे 6 महीने मिल रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स आईआईटीज़ के थ्रू या एनआईटीज़ के थ्रू एमएससी करना चाहते हैं वो स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल कीजिए। और जो केमिस्ट्री से इस एग्ज़ाम को देना चाह रहे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल फिज़िकल केमिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ सकें, क्योंकि मैं इस चैनल पे आप लोगों को आईआईटी जैम केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगी वीडियो लेक्चर्स के थ्रू। ये वीडियो लेक्चर्स आपको मंडे से लेके सैटरडे तक मिलेंगे और संडे को मैं आप लोगों को जो असाइनमेंट्स दूंगी हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। उस टेलीग्राम चैनल के थ्रू मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूंगी। उन असाइनमेंट्स का कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ हम संडे को आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। तो जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने साथ जुड़ सकें। चलो, आज मैं जैम आईआईटी का सबसे फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। ये एक ऐसा टॉपिक है, कॉमन टॉपिक है जिसको आपने 11th में भी स्टडी किया होगा और आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स रहे होंगे, आपने इसको एक बार यूजी में भी स्टडी किया है। बहुत आसान टॉपिक है। जिन स्टूडेंट्स ने नीट आईआईटी जैम की प्रिपरेशन की है उन स्टूडेंट्स ने इसको बहुत अच्छे से डिटेल में पहले भी पढ़ चुके, तो यहाँ के क्वेश्चंस आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो हम सबसे पहले इसी चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर से। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम जो स्टडी करने वाले हैं वो सबसे पहले हम सब पार्टिकल्स पढ़ेंगे एटम्स के, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनकी किसने डिस्कवरी की। उसके बाद हम जो चलेंगे वो मॉडर्न थ्योरीज के ऊपर स्टडी करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के बारे में, और फिर हम इसके क्वांटम नंबर स्टडी करेंगे। तो एक के बाद एक हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे। जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को भी मैं यहाँ पे लेके चलूँगी। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो, एटम के बारे में तो बहुत पहले हमारे भारतीय दार्शनिक थे महर्षि कणाद, उन्होंने ही बता दिया था कि पदार्थ जो है उसको हम जब छोटे छोटे भागों में तोड़ते जाते हैं तो एक ऐसी सीमा आती है कि उसके बाद हम उसको आगे विभक्त नहीं कर सकते, आगे डिवाइड नहीं कर सकते। महर्षि कणाद ने कहा कि जब मैटर को हम छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में तोड़ते जाते हैं, एक बड़ा पार्टिकल्स था, फिर हमने इसको तोड़ा, फिर छोटे में बना, फिर तोड़ा, फिर छोटे में बना, और फिर तोड़ा तो और भी छोटा होता गया। तो एक ऐसी लिमिट आ गई कि उसके बाद ये और आगे डिवाइड नहीं हो रहा था और इसी को एटम कहा गया। लेकिन इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस
नहीं दिए थे, और हमारी जो साइंस होती है वो एक्सपेरिमेंट को मानती है। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस के साथ में सबसे पहले डाल्टन ने अपनी एक एटॉमिक थ्योरी दी थी। डाल्टन ने क्या कहा था कि जो मैटर्स हैं वो स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने हुए होते हैं, नॉन डिविजिबल स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, और ये नॉन डिविजिबल स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं इनको उन्होंने नाम दिया एटम। क्लियर? उन्होंने ये कहा कि ये जो एटम्स होते हैं ये सॉलिड स्फेरिकल फॉर्म होती है। एटम्स जो होते हैं वो सॉलिड स्फेरिकल फॉर्म होती है। फिर उन्होंने बताया कि एक ही एलिमेंट के सभी एटम्स जो हैं उनका मॉलिक्यूलर मास, उनका वेट और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। लेकिन ये बात आज की थ्योरी पे आज अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि आज आइसोटॉप भी पता चल गए हमें, और आइसोबार के बारे में भी हमने स्टडी कर लिया। पहले हम आइसोटॉप और आइसोबार के बारे में नहीं जानते थे। जब इन्होंने डाल्टन ने ये थ्योरी दी थी उस टाइम तक आइसोबार और आइसोटॉप के बारे में नहीं जानते थे। क्लियर? उसके बाद इन्होंने ये कहा कि अलग अलग एलिमेंट के एटम्स की प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट अलग अलग होता है। क्लियर? क्या कहा? डाल्टन ने क्या दिया? एटॉमिक थ्योरी। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एटॉमिक थ्योरी किसने दी? डाल्टन ने दी। एटम के बारे में सबसे पहले किसने बताया? डाल्टन ने ही बताया। एटम के बारे में सबसे पहले किसने डिफाइन किया? डाल्टन ने डिफाइन किया। क्लियर? जॉन डाल्टन। क्या बताया? पहली बात, एटम जो होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। एटम इज नॉन डिविजिबल स्मॉल पार्टिकल्स, जिसको हम आगे नहीं तोड़ सकते। लेकिन आज तो हम एटम को भी आगे, एटम भी छोटे छोटे और पार्टिकल से, फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बना है। लेकिन उस टाइम ये फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो इन्होंने कहा कि एटम जो है वो सबसे छोटा फंडामेंटल यूनिट होती है किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी कंपाउंड की। क्या कहा? एटम जो है वो फंडामेंटल यूनिट माना, एटम को फंडामेंटल यूनिट माना था। दूसरी बात, ये जो एटम्स होते हैं ये कैसे होते हैं? हार्ड, स्फेरिकल, सॉलिड होते हैं। हार्ड, स्फेरिकल, सॉलिड होते हैं। यहां तक ये थ्योरी सही थी। फिर तीसरी बात इन्होंने कही कि एक ही एलिमेंट के सभी एटम्स जो हैं वो सेम होते हैं। ऑल एटम्स इन ए एलिमेंट आर सेम या हैव सेम फिजिकल mass and chemical properties. And chemical properties. एक ही एलिमेंट के सभी एटम्स का मास सेम होता है, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। जैसे हम बात करें N2 एलिमेंट है, इसमें दोनों एटम्स, N2 की बात कर रहे हैं, दोनों एटम्स क्या है?
नाइट्रोजन, 2 एटम है इस एलिमेंट में और दोनों एटम क्या है, नाइट्रोजन। दोनों नाइट्रोजन का सेम ही मास होता है, सेम मास है और सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। बात करें O2, एक ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट में 2 एटम है, कौन से, ऑक्सीजन। दोनों का सेम मास होगा, सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। लेकिन हम बात करें अभी की तो आइसोटॉप जो होंगे, आइसोटॉप की बात करें तो आइसोटॉप की मास चेंज हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्यूटेरियम की बात करें, इनका मास चेंज हो गया और इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है। जबकि ये एक ही एलिमेंट है, लेकिन आइसोटॉप जो होते हैं वो एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं, लेकिन इनका मास, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। क्लियर? तो ये चीज़ फेल हो गई। फिर इन्होंने बताया, अगली पॉइंट बताया कि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स भी अलग अलग होंगे। जाहिर सी बात है, जैसे N2 और O2, ये एक एलिमेंट है और ये दूसरा एलिमेंट है। दोनों एलिमेंट्स के एटम्स की फिजिकल और केमिकल और मास अलग अलग ही है, अलग अलग प्रॉपर्टीज है और अलग अलग इसका मास है। तो क्या होगा, 4th पॉइंट इन्होंने क्या बोला, डिफरेंट एलिमेंट contain different atoms. Different elements contain different atoms. These atoms have different property, different mass, physical and chemical properties. इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज और मास अलग अलग होता है। लेकिन फिर ये बात गलत हुई, आइसोबार क्या होंगे, जिनका सेम मास होगा, लेकिन 2 है तो एलिमेंट अलग अलग। आइसोबार अभी हम पढ़ेंगे सब चीजें, आइसोटॉप किसे कहते हैं, आइसोबार किसे कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सब स्टडी करेंगे। सिर्फ अभी तो इतना ही समझना है कि इन्होंने आइसोबार और आइसोटॉप के बारे में डिफाइन नहीं किया। मीन्स इनकी जो थ्योरी है वो वहां जाके फेल हो गई जहां पे आइसोटॉप और आइसोबार आ गई। क्लियर? ये था आपका डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी और उन्होंने कहा था कि एटम्स जो होते हैं वो सबसे फंडामेंटल यूनिट होती है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। एटम्स फंडामेंटल यूनिट नहीं होती है, क्योंकि एटम में क्या होते हैं, और भी पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। उन्होंने ये भी कहा कि एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। अब यहीं से उनका ये निकल के आया कि यदि एटम जो है, डाल्टन ने ये कहा कि एटम्स जो हैं क्या होंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे। मीन्स उन पे किसी भी तरीके का, एटम पे किसी भी तरीके का चार्ज नहीं होता, और होता भी नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं। लेकिन उस टाइम ये थोड़ी पता था कि इसमें चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो क्या हुआ कि भाई जब इनमें ये न्यूट्रल है
तो बहुत सारी जो मैटर्स हैं जो एटम से बनी हुई हैं, वो एटम्स, वो मैटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास कैसे हुई, कंडक्टिविटी कैसे शो करती हैं वो। इसका मतलब इनमें कहीं ना कहीं चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। यदि चार्ज पार्टिकल हुए तो ही इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, क्योंकि चार्ज पार्टिकल ही तो चार्ज कैरियर होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी को ले जाने वाला होना चाहिए कोई। तब से ये डिस्कवरी हुई कि नहीं, एटम में भी कोई और फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। एटम वो पार्ट नहीं है जिसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते। एटम में भी सब पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। अब उन सब पार्टिकल्स की डिस्कवरी स्टार्ट हुई। तो अब हम पढ़ेंगे सब पार्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी, देखो उस टाइम जो है वो बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे वो किसके ऊपर काम कर रहे थे, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के ऊपर काम कर रहे थे। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्लियर। उसी टाइम इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई, तो डिस्कवरी का जो श्रेय जाता है वो जे थॉमसन को जाता है। वो डिस्कवरी का जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी का जो श्रेय जाता है वो जे थॉमसन को जाता है। लेकिन ऐसा नहीं था कि अकेले जे थॉमसन ही इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे। वैसे मेन जो कंट्रीब्यूशन था, सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन किया था वो फैराडे ने किया था। फैराडे काम कर रहा था। आप आगे फैराडे के 2 लॉ पढ़ोगे, फैराडे फर्स्ट लॉ और फैराडे सेकंड लॉ। ये हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे आगे। तो उन्होंने भी सेम इसी पे काम चल रहा था। लेकिन आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने की, तो आप कहोगे जे थॉमसन ने। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने की, जे थॉमसन ने की। कौन से एक्सपेरिमेंट से की, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। सबसे पहले हम इस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में समझेंगे कि क्या कर रहे थे। क्या किया इन्होंने, एक कांच की ट्यूब ली, एक कांच की ट्यूब ली और उस ट्यूब को क्या बोला, डिस्चार्ज ट्यूब बोला। देखो आपको ध्यान रखना है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो गैसेस होती हैं उनमें किसी भी तरीके की इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। लेकिन जब हम इन गैसेस का प्रेशर बहुत कम कर देंगे और बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इन गैसेस में इलेक्ट्रिसिटी पास होना शुरू हो जाएगी। अब वो क्यों होगी, क्योंकि गैसेस के हाई टेम्परेचर जब हम उनको हाई इलेक्ट्रिसिटी जब हम उनको दे रहे हैं, मीन्स एनर्जी दे रहे हैं, तो उनका आयनाइजेशन हो जाता है। आयनाइजेशन होगा तो चार्ज पार्टिकल्स रिमूव होंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होती है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब चार्ज पार्टिकल्स या तो इलेक्ट्रॉन हो या कोई आयन हो तब वो मूव करता है तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, एक कांच की ट्यूब ली, ग्लास की ट्यूब ली और उस ट्यूब को पे साइड ट्यूब लगा दी और उस साइड ट्यूब पे एक वैक्यूम पंप लगा दिया। क्या काम कर रहा है ये वैक्यूम पंप, अंदर जो गैस भरी है इस ट्यूब में उस गैस के प्रेशर को कम ज़्यादा करने के लिए काम में लिया। देखो डायग्राम बनाते हैं हम। ये ग्लास की ट्यूब है और इस ट्यूब पे साइड में एक ट्यूब लगा दी, साइड ट्यूब के साथ में
एक वैक्यूम पंप जोड़ दिया गया। वैक्यूम पंप जोड़ा। इस ट्यूब में 2 मेटल की प्लेटें लगाई गई। मेटल प्लेट। और ये जो मेटल की प्लेट हैं, ये किसका काम कर रही थी? ये इलेक्ट्रोड का काम कर रही थी। किसका काम कर रही थी? इलेक्ट्रोड का काम कर रही थी। और इसमें क्या भर दिया? गैसेस फिल कर दी। क्या किया? गैस फिल कर दी। और इन इलेक्ट्रोड को जो है वो एक हाई वोल्टेज की बैटरी से जोड़ दिया। इन इलेक्ट्रोड को हाई वोल्टेज की बैटरी से जोड़ दिया। हाई वोल्टेज, ये वोल्टेज था लगभग 10,000 वोल्ट का। आपको ध्यान रखना है कितना वोल्ट था? 10,000 वोल्ट का वोल्टेज था। क्लियर? जो इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव पार्ट से जोड़ा गया बैटरी के, उसको कैथोड कहा गया। और जो पॉजिटिव पार्ट से जोड़ा गया उसको एनोड कहा गया। यहां तक क्लियर? जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव पार्ट से जोड़ा गया उसको कैथोड कहा, और जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव पार्ट से जोड़ा गया उसको एनोड कहा। ये जो एनोड बनाया गया, इसमें बीच बीच में छिद्र थे। क्या थे? छोटे छोटे पोरस बने हुए थे, छिद्र बने हुए थे। और इस ट्यूब के एनोड के इस साइड, राइट हैंड साइड, इसमें यहां पे क्या लगा दिया? जिंक सल्फाइड की कोटिंग की गई। जिंक सल्फाइड की कोटिंग की गई। जिंक सल्फाइड की कोटिंग इसलिए की गई कि जब ये जो इससे कुछ रेज निकल रही है, वो रेज कलरलेस थी। अब कलरलेस है तो हमारी आंखों से हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसलिए ये जो जिंक सल्फाइड की कोटिंग जो है वो इसीलिए काम में आई कि जैसे ही ये रेज इस जिंक सल्फाइड की कोटिंग से टकराएंगी तो फ्लोरोसेंस क्रिएट होगा, और फ्लोरोसेंस तो हमें दिख जाएगा। इसलिए ये काम में लिया। यहां तक क्लियर? ये जो गैसेस थी, इन गैसेस का प्रेशर जो है वो डिक्रीज करना शुरू हुआ। ये गैस के पार्टिकल्स हैं। इस वैक्यूम पंप से अब इन्होंने क्या किया? ये यहां तक का सेटअप आपको समझ में आ गया कि भाई एक ट्यूब ली, इस ट्यूब को डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब। इस डिस्चार्ज ट्यूब में एक साइड ट्यूब लगाई जिसमें वैक्यूम पंप लगाया। वैक्यूम पंप जो है वो इन गैसेस, जो अंदर जो गैस फिल की हैं, उन गैसेस के प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए काम में लिया गया। 2 मेटल के प्लेट लगाए गए। ये मेटल के प्लेट इलेक्ट्रोड का काम कर रही हैं। जो बैटरी के नेगेटिव पॉइंट से जोड़ा गया उस इलेक्ट्रोड को कैथोड नाम दिया गया, और जो बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट से जोड़ा उसको एनोड नाम दिया गया। एनोड जो था उसमें बारीक बारीक छिद्र थे जिससे वो रेज वहां से पास हो रही थी। उसके बाद ये जो एनोड के दूसरी तरफ क्या लगाया गया? जिंक सल्फाइड्स की कोटिंग की गई, जिससे जब ये रेज इस जिंक सल्फाइड पे टकराएगी तो फ्लोरोसेंस क्रिएट होगा जो हमें दिखाई देगा। वोल्टेज 10,000 वोल्टेज यहां पे क्रिएट किए गए। जैसे ही वोल्टेज अप्लाई किए गए, इनसे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले। इन गैसेस से ये गैसेस क्या हो गई? आयनाइज्ड हो गई। जब ये आयनाइज्ड होंगी मींस गैसेस से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे। और ये इन्होंने देखा कि कैथोड से
ए कलरलेस गैस, ए कलरलेस रेज, कलरलेस रेज कहां से, कैथोड से किसकी तरफ जा रही थी, एनोड की तरफ। कैसे पता चला कि ये जो रेज हैं ये इस छिद्र में से होके जब इस जिंक सल्फाइड से टकराई तो यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ, फ्लोरोसेंस क्रिएट हुआ। इस जिंक सल्फाइड से टकराई तो यहाँ पे क्या हुआ, फ्लोरोसेंस हुआ। फ्लोरोसेंस क्रिएट हुआ। क्लियर। यहां अंदर का जो प्रेशर था इस वैक्यूम पंप के द्वारा बहुत ज्यादा डिक्रीज किया गया और ये जो प्रेशर था ये 10⁻³ -3 mm ऑफ Hg, इतना प्रेशर किया। जब ये इतना प्रेशर कम कर दिया तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑलमोस्ट वैक्यूम जैसी कंडीशंस क्रिएट हुई और वैक्यूम जैसी क्रिएट हुई तो ये जो गैसेस आयनाइज्ड, जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं वो क्या हुए, बहुत ही कम पार्टिकल आए। तो बहुत कम पार्टिकल आए तो ये पार्टिकल्स जो है वो स्लो मूव कर रहे थे, उसके कंपैरिजन में इन्होंने केवल इलेक्ट्रॉन्स को ही देखा कि ये जो इससे एक जो रेज निकल रही है वो यहाँ पे फ्लोरोसेंस क्रिएट कर रही है। मीन्स इन्होंने कहा कैथोड से जो रेज निकल रही थी उन रेज को इन्होंने नाम दे दिया कैथोड रेज। क्लियर। मीन्स कैथोड रेज तो हमें पता चल गई कि कैथोड से निकलती है और एनोड की तरफ जाती है, कैथोड से निकलती हैं और एनोड की तरफ जाती हैं। एनोड कैसा टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है। तो ये कैथोड रेज जो हैं वो पॉजिटिव की तरफ कब जाएंगी, जब इन पे कोई चार्ज प्रेजेंट होगा। कोई भी पॉजिटिव चार्ज की तरफ कब जाएंगी, जब खुद के पास नेगेटिव चार्ज होगा। मीन्स ये कैथोड रेज हमें पता चल गई कि नेगेटिव चार्ज्ड है। क्लियर। अब ये कैसे पता चला कि ये रेज पार्टिकल बिहेवियर शो करती हैं, क्योंकि जब कोई भी पार्टिकल किसी से टकराता है तो फ्लोरोसेंस क्रिएट होती है। तो ये क्या कर रही हैं, इससे टकरा के क्या कर रही हैं, फ्लोरोसेंस क्रिएट कर रही हैं। मीन्स हमें इसके पार्टिकल नेचर का भी पता चल गया, ये पार्टिकल नेचर की है। वेव्स और पार्टिकल दो नेचर होते हैं। मीन्स ये कौन से नेचर की है, पार्टिकल नेचर की। फिर इन्होंने क्या कहा कि भाई ये फंडामेंटल है या नहीं, इसके लिए क्या किया इन्होंने, अलग अलग बहुत सारे और एक्सपेरिमेंट किए। ये गैसेस बदली गई। मीन्स एक बार हाइड्रोजन ले लिया होगा इन्होंने, एक बार नियोन ले लिया, हीलियम ले लिया, और इन्होंने देखा कि हम ये गैस चेंज कर रहे हैं, ये गैस चेंज कर रहे हैं। तो भी जब इन्होंने ये अलग अलग गैसेस चेंज की और गैसेस चेंज करने पे इन्होंने एक जे थॉमसन ने E/m कैलकुलेट किया। E/m क्या है, ई में चार्ज अपॉन मास रेशो कैलकुलेट किया, और ये चार्ज अपॉन मास रेशो जो है वो कांस्टेंट ही आ रहा था, चाहे हम कोई भी गैस लें। जब चार्ज अपॉन मास रेशो कांस्टेंट आया तो ये क्या कहा कि चार्ज अपॉन मास रेशो चेंज नहीं हो रहा है। मीन्स कोई फंडामेंटल पार्टिकल्स की तरह बिहेव कर रहा है कि भाई चेंज नहीं हो रहा तो कोई फंडामेंटल पार्टिकल है, और उस पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। अब ये एक्सपेरिमेंट था, ये इन्होंने समझा। अब सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट के बारे में समझ लिए, जहाँ से हमें कैथोड रेज पता चली। अब हम इस कैथोड रेज की प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे कि कैथोड रेज की क्या प्रॉपर्टी है। उसके बारे कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। देखो पहली प्रॉपर्टी, कैथोड रेज कहां से निकलती है। देखो
अभी तो आपको याद हो जाएगा कैथोड से निकलती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम एग्जाम में उस ऑप्शंस को देखते हैं ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इनको ऐसे याद करना, जो रेज जिस इलेक्ट्रोड से निकल रही थी उसी इलेक्ट्रोड के नाम पे उनका नाम रख दिया। जो कैथोड से निकल रही थी उन रेज को कैथोड रेज कहा, और जो एनोड से निकल रही थी उनको एनोड कहा। आगे पढ़ेंगे हम एनोड भी। तो जो कैथोड से निकल रही थी उनको कैथोड कहा, और जो एनोड से निकल रही हैं उनको एनोड कहेंगे। क्लियर? अब कैथोड से निकल रही है मीन्स कैथोड कैसा है? नेगेटिवली चार्ज। तो कोई नेगेटिवली पार्ट ही निकल रहा है, और किसकी तरफ जा रहा है? एनोड की तरफ। तो पहली प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। पहली प्रॉपर्टी देखो आप, पहली प्रॉपर्टी क्या है? कहां से निकल रही थी? कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, मीन्स कैसा चार्ज है इन पे? दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड। जब हमारे पास ऑप्शन आते हैं कैथोड रेज पे कैसा चार्ज होता है, न्यूट्रल होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, नेगेटिव होती हैं, तो हम भूल जाते हैं। याद रखना, कैथोड नेगेटिव। कैथोड रेज कैसी होती है? नेगेटिवली चार्ज्ड होती हैं। कहाँ से स्टार्ट होती हैं? कैथोड टू एनोड की तरफ जाती है। दूसरी बात, ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, सीधी लाइन में ट्रेवल करती हैं। कैसे पता चला सीधी लाइन में ट्रेवल करती हैं? इन्होंने क्या किया, ये जो आपकी डिस्चार्ज ट्यूब में से ये रेज निकल रही थी, इन रेज के बीच में कोई ऑपिक रखा, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट पास नहीं हो रही है, ऑपिक रखा, और फिर पता किया कि इस ऑपिक की जो इमेज है ना वो यहाँ बन गई। इमेज बनी मीन्स ये कैसे ट्रेवल कर रही थी? सीधी ट्रेवल करी, तभी तो यहाँ इमेज बनी। तो दूसरी बात क्या क्या किया इन्होंने कि ये जो रेज हैं ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। तो क्या आया? दे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। थर्ड बात, इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, या कहें कि मैकेनिकल एनर्जी होती है। कैसे पता चला? इन्होंने क्या किया, इसी डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड से एनोड के बीच में छोटे छोटे पैडल फैन लगाए गए। क्या लगाए? छोटे छोटे पैडल फैन लगाए। और पैडल फैन लगाए तो जब ये रेज के पास जो एनर्जी है वो इन पैडल्स पे, इन पैडल फैन पे गिरेगी। बहुत छोटे फैन थे और ये फैन मूव करना स्टार्ट कर दिया, घूमना शुरू कर दिया। मीन्स क्या थी इनके पास? मैकेनिकल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी थी, तो ही ट्रांसफर की। तो थर्ड बात क्या है? दे possesses काइनेटिक एनर्जी। इनके पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। क्लियर? उसके बाद किससे बनी होती है ये? भाई इनका बिहेवियर कैसा था? पार्टिकल से, तभी तो उस पे जाके टकरा रही थी और फ्लोरोसेंस क्रिएट कर रही थी। तो दे आर मेड अप स्मॉल पार्टिकल्स। कैसी बनी होती हैं ये? स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बनी होती है, स्मॉल पार्टिकल्स की बनी होती है। क्लियर? अब देखो, आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में जब भी हम कोई चार्ज पार्टिकल लाते हैं या कोई चार्ज रेज भेजी जाती हैं,
वो क्या हो जाती हैं, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, वो अपने पथ से थोड़ी सी विभक्त हो, डाइवर्ट हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। अब ये कैसी थी, ये जो रेज थी ये नेगेटिवली चार्ज रेज थी, तो जाहिर सी बात है जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो भी ये रेज डिफ्लेक्ट होंगी, और जब हम इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो भी ये रेज डिफ्लेक्ट होंगी। कोई भी चार्ज जो रेज होती हैं वो, या कोई भी चार्ज पार्टिकल्स जो है वो, उनको यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मूव करता है, डिफ्लेक्ट होता है। क्लियर? तो ये भी क्या होंगी, यहाँ पे डिफ्लेक्ट होंगी। तो अगली प्रॉपर्टी इनकी फिफ्थ, they are deflected towards, कौन सी प्लेट, यदि हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो कौन सी इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगी, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ। तो क्या होगा, दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएंगे किसकी तरफ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ। क्यों? क्योंकि इनके पास कैसा है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेगा, यहाँ पे ये किसकी तरफ जाएंगी, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाएंगी। उसके बाद जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो भी ये क्या होंगी, डिफ्लेक्ट होंगी। They are deflected in magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड में भी ये क्या हो जाती हैं, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। क्लियर? ये क्या क्रिएट कर रही हैं, फ्लोरोसेंस क्रिएट कर रही है। भाई ये जिंक सल्फाइड की प्लेट पे टकराई और टकरा के क्या प्रोड्यूस किया, जिंक सल्फाइड की प्लेट पे जब टकराती हैं तो क्या क्रिएट किया, फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस हुए, फ्लोरोसेंस क्रिएट किया, तो दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस। अगली प्रॉपर्टी क्या है, दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस। उसके बाद जब ये बहुत हैवी मेटल से टकराती हैं तो ये एक्सरे प्रोड्यूस करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि ये एनोड रेज में नहीं मिलेगी। कैथोड रेज में तो ये प्रॉपर्टी होती है लेकिन एनोड रेज में नहीं है, याद रखना। क्या है, क्योंकि आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक्सरे कौन सी रेज प्रोड्यूस करती है जब हम उसको हैवी मेटल से टकराएंगे तो आपको याद रखना है कैथोड। तो क्या होगा, दे प्रोड्यूस एक्सरेज। ये एक्सरे प्रोड्यूस करती हैं, कब करती हैं, जब ये बहुत हैवी मेटल से टकराती हैं। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद अब हमें कैथोड रेज पता चल गई थी कि ये कैथोड रेज निकलती है। फिर क्या किया, जे थॉमसन ने चार्ज अपॉन मास रेशो कैलकुलेट किया और इस एक्सपेरिमेंट को बहुत बार चेंज किया। उन्होंने कभी कोई गैस ली, कभी कोई गैस ली, कभी कोई गैस ली, और उन्होंने ये देखा कि चार्ज अपॉन मास रेशो जो है वो कांस्टेंट रहता है। ये जो चार्ज अपॉन मास रेशो जो है वो न तो गैस के नेचर पे डिपेंड कर रहा है और न ही इलेक्ट्रोड की प्लेटों पे डिपेंड कर रहा है। क्या कहा मैंने, ये इंपॉर्टेंट चीज थी जिससे बताया
कि इलेक्ट्रॉन है फंडामेंटल पार्टिकल्स कैथोड रेज। कैसे पता चला? ऑन चेंजिंग द इलेक्ट्रोड एंड गैस। जब इलेक्ट्रोड और गैस को चेंज किया गया तो क्या हुआ? द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज डज नॉट चेंज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना कि प्रॉपर्टी, कैथोड रेज की प्रॉपर्टी जो है वो न तो इलेक्ट्रोड के नेचर पे डिपेंड करती है और न ही उनमें गैस के नेचर पे डिपेंड करती है। ये हमेशा कांस्टेंट रहती है, नो चेंज, कोई किसी भी तरीके का चेंज नहीं होता है। तो इन्होंने कहा कि कैथोड रेज जो हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल हैं, किसका? एटम का। द कैथोड रेज इज ए फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। एटम का फंडामेंटल पार्टिकल है क्या? कैथोड रेज। अभी तक इसको इलेक्ट्रॉन नाम नहीं दिया, इलेक्ट्रॉन तो अब देंगे। अब क्या किया? जे थॉमसन ने एक और इम्पोर्टेंट काम किया। मैंने क्या कहा था कि जे थॉमसन ने क्या कैलकुलेट किया? जे थॉमसन कैलकुलेट चार्ज अपॉन मास। चार्ज अपॉन मास या चार्ज टू मास रेशो कैलकुलेट किया। किसका? कैथोड रेज का। चार्ज अपॉन मास ऑफ कैथोड रेज। और क्या पाया कि चाहे हम कोई भी गैस ले, कोई भी इलेक्ट्रोड ले, इन कैथोड रेज का चार्ज अपॉन मास रेशो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। और ये जो वैल्यू निकल के आई, ये वैल्यू आई, आपको ये वैल्यू याद रखनी है। क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। E अपॉन एम। इसको E अपॉन एम बहुत बुकों में है, लेकिन E का मतलब इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज। जब तक इलेक्ट्रॉन्स का नाम नहीं आया था, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होना कि मैम ने पहले ही इसको इलेक्ट्रॉन बोल दिया। चार्ज अपॉन मास अपन बार बार E अपॉन एम के रेशो से लिखते हैं, इसलिए अपने को याद रह जाता है। ठीक है, ये क्या था? कांस्टेंट। कितनी वैल्यू आई थी? 1.75 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी। चार्ज को कूलाम में नापते हैं और मास को केजी में नापते हैं, किलोग्राम में। तो इसकी यूनिट क्या हुई? कूलाम पर केजी। कांस्टेंट आया। फिर उसी टाइम मुलिकन ने ऑयल ड्रॉप से मास निकाल लिया था इलेक्ट्रॉन्स का। मुलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से क्या निकाल लिया था? मुलिकन ने उसी टाइम ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, मास तो फिर अपन कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट कर लिया था? चार्ज कैलकुलेट कर लिया था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। और ये जो चार्ज था, इसकी वैल्यू according to Mulliken ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। भाई एक मिस्टेक हो गई, मैंने आपको मास के लिए बोला था, मास नहीं, इसने क्या कैलकुलेट किया था? चार्ज कैलकुलेट किया था।
और चार्ज की वैल्यू जो थी वो थी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चार्ज की जो वैल्यू थी वो थी 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब देखो, चार्ज अपॉन मास किसने कैलकुलेट किया? जे थॉमसन ने। और इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज किसने कैलकुलेट कर लिया? मूलिकर ने। तो इलेक्ट्रॉन्स का मास कैलकुलेट कर सकते हैं हम इन दो इक्वेशन से। हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, चार्ज पता चल गया हमें, ये ऊपर चार्ज पता चल गया, और इन दोनों की वैल्यू भी हमें पता है, तो मैं इस एक अकेले मास की वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ, इलेक्ट्रॉन्स का मास। और इलेक्ट्रॉन्स का मास जब कैलकुलेट किया तो इलेक्ट्रॉन्स पे मास निकला, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू निकली 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये डाटा भी हमें याद रखना है। ये था इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी कैथोड रेज से हुई है। मोटे मोटे वर्ड में अपने पास लिख लेना, जे थॉमसन ने की, किससे हुई? कैथोड रेज से हुई। कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। और इस चार्ज की जो वैल्यू है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका मास जो है वो है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये सब बातें, और ये क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल्स है, किसका? एटम का। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो दूसरे पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे, प्रोटॉन। थैंक यू स्टूडेंट्स।